हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं और आप सभी लोग त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए उसमें चार चांद लगाने के लिए आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं सामाजिक विज्ञान है जो इसको चार भागों में बांटा गया है। तो हम एक एक करके सभी को देखने वाले हैं, बताएंगे कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ने हैं और त्रैमासिक में कहाँ तक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे संसाधन एवं विकास के आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, फिर हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको एक बार देख लेना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 30 शब्दों में प्रश्न देखते हैं कौन कौन सी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आईएमपी क्वेश्चन कौन से रहेंगे। जैसे दूसरे का पहला प्रश्न क्या लिखा है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। यह प्रश्न है, यह आईएमपी क्वेश्चन है और इसी का आंसर है जो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से उत्तर है जो है क्या लिखा है, काली मृदा का रंग काला होता है। आप इसका उत्तर पढ़ लेंगे, ठीक है। यदि आपके पास इनका प्रश्न, हम आपको प्रश्न बता रहे हैं और यदि इनका उत्तर आपके पास है तो आप वही याद करेंगे, नहीं तो आप जो हम यहाँ पर उत्तर लिखा है यह भी याद कर सकते। आपको जो इजी लगे, जो सरल लगे वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 विशेषताएं। तो यह आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो केवल त्रैमासिक से ही नहीं बल्कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आईएमपी क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न भी पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको पढ़ना है। और आपको आगे देखेंगे तो चौथा प्रश्न जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्न जो यहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। यह हो गया हमारा संसाधन एवं विकास से, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे देखेंगे दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय से आपको क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 का नाम क्या है, वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से देखिए कौन कौन से प्रश्न आने हैं वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है। पढ़ लेंगे आप, इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना ही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बनते हैं आपके 30 शब्दों में उत्तर। यहाँ से देखेंगे तो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा, तो बनेगा कि जैव विविधता क्या है, इतना क्वेश्चन दे देंगे कि तो भाई 2 नंबर से आ जाएगा। यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण, यदि पूरा क्वेश्चन दे देंगे तो यह 3 नंबर और 4 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या लगा, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पतिक जात और प्राणी जात के ह्रास की कारक हैं। दूसरा प्रश्न भी आपको पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 5वें प्रश्न का पहला क्या लिखा, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो 5 का पहला, इतना आपको अध्याय 2 में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर रीति रिवाज पर एक निबंध लिखना है, तो ये एक बार आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। तो इतना है जो आपको वन्य जीव संसाधन की हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन का दूसरा भाग। दूसरे भाग का अध्याय क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब आप अपनी पुस्तक में निकालिए और यह अध्याय देखिए कौन सी पुस्तक में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर पहले विकल्प रहेंगे, ठीक है। विकल्प में आपको यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। यहाँ से आपको एक टिप्पणी करने के लिए आएगी, तो यहाँ से आप कोई सी भी टिप्पणी आ सकती है, जिसमें से आपको ग नंबर की टिप्पणी याद कर लेनी है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध वाली, ठीक है, ग नंबर की। और यह वाली 5वीं राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। 2 टिप्पणी आपको याद करके जानी है, ठीक है। इनके आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, तो आपको इनका वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न पढ़ना है आपको। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए।
IMP क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपको करना है, इसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, मारी आन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्व था। तीसरा प्रश्न भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इनका आंसर दिया है। आपको समय के विशेष ध्यान रखना है, आपसे जितना प्रश्न में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। एक बात हमेशा याद रखना, रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम। हमेशा आपको उतना ही प्रश्न लिख के आना है। यदि आप प्रश्न से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको नंबर तो नहीं मिलने, क्योंकि जैसे 4 नंबर का प्रश्न है, अब आप उसमें 4 से 2 पेज तक भर देंगे तो उसमें 4 ही नंबर मिलेंगे, 5 नहीं मिलने वाले। इसीलिए हमें जितना प्रश्न में कहा जा रहा है उतना ही प्रश्न हमें लिख कर आना है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाई। तो इसमें आपको एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी है, तो यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इतना करेंगे, फिर यहाँ पर हम, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। यहाँ पर ये प्रश्न भी आपको पढ़कर जाना है कि उदारवादियों की 1848 क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता था। उदारवादियों की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। ये आपको एक बार पढ़ लेना, आपने अध्याय पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो हमने अभी जो बताए हैं वो क्वेश्चन आपको पक्के करके जाने हैं। अब हम आगे देखेंगे अगला अध्याय कौन सा रहेगा वो देखते हैं। चलिए, तो अब हमारा दूसरा अध्याय रहा आपका इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, यहाँ से देखेंगे कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ने हैं वो देखते हैं। ठीक है, संक्षेप में प्रश्न रहेंगे, पहले इनको आपको देख लेना। यहाँ से भी आपको एक टिप्पणी के लिए आएगा क्वेश्चन, 4 नंबर से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख लेना है एक बार। तो यहाँ पर कोई भी टिप्पणी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। तो का नंबर का इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ठीक है, तो यहाँ से का और खा, फ्रांसीसियों ने मेगाको डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। इस पर आपको वर्णन करना, व्याख्या करना और टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो दोनों के आंसर का के यह हो जाएगा और खा का यह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इनके आंसर देख लेने हैं। फिर आगे देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 3, टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे। वियतनाम में औपनिवेशिक विचारों के लिहाज से यह उदाहरण कितना सटीक है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 IMP क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे चौथा प्रश्न, वियतनाम के बारे में फान यू त्रिन का उद्देश्य क्या था। फान बो चाऊ और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी। तो यह भी IMP क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन आपको इस अध्याय से करनी है। ठीक है, इतना आपको इससे पढ़ना है। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे विकास। अगला अध्याय अपना रहेगा विकास। आप सभी जानते हैं त्रैमासिक में दोस्तों सामाजिक के जो 4 भाग हैं, प्रत्येक भाग से 2-2 अध्याय आएंगे और आपका 8 अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ से देखेंगे विकास से कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ना है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम आपको जो संक्षेप में उत्तर के विकल्प दिए हैं जो तो आपको पढ़ना ही है, उसके आगे आपको प्रश्न क्रमांक 4 देखना है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएँ लिखिए। ठीक है, तो यह प्रश्न आपको पढ़ना है। और इसके बाद देखना आपको प्रश्न क्रमांक सीमाएँ हो गई। अब पाँचवा प्रश्न भी देखना है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं से विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। 5वां प्रश्न देखेंगे। फिर उसके आगे आपको 5वां 6वां नहीं करना है। फिर आगे देखेंगे तो हम फिर देखेंगे हम 8वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आपको 8वां प्रश्न करना है, भारत के किन लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात संभावनाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो यह 8वां प्रश्न आपको करना है। 8वां करना है और 9वां प्रश्न करना है। 8वां करना, 9वां, और इसके बाद आपको फिर करना है सीधा 11वां प्रश्न। ठीक है, 11वां प्रश्न करना है। ठीक है, तो इस अध्याय से आपको कौन कौन से प्रश्न करना है, 4था, 5वां, 8वां, 9वां और 11वां, यहाँ से करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला अध्याय कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब आपको यह अध्याय देखिए कहाँ पर, किस पुस्तक में,
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यहाँ से देखेंगे तो कौन कौन से प्रश्न, यहाँ से आपको जो विकल्प बनने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से विकल्प इनको अच्छी तरह से याद करके जाना है। सही जोड़ियाँ भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो आपको ये सब पढ़ लेना है और इसके बाद सत्य रहेंगे। अब यहाँ पर आपको इसके बाद देखना है प्रश्न क्रमांक 6। छठवां प्रश्न देखेंगे कि आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन उपयोगिता व्याख्या कीजिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, IMP क्वेश्चन रहेगा आपका। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी यह IMP क्वेश्चन है। छठवें प्रश्न के बाद आपको देखना है, फिर इसके आगे देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे होता है, उदाहरण देकर समझाइए। IMP क्वेश्चन रहेगा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न के बाद आपको 10वां प्रश्न पढ़ना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर समझाइए। 10वां प्रश्न भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां प्रश्न आपको करना है। 10 के बाद 11वां प्रश्न, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी में भेद। ठीक है, यह भी आपको प्रश्न करना है। फिर 10वां हो गया, 11वां हो गया, और इसके बाद आपको इतना ही इसमें क्वेश्चन देखना है। इसके आगे यदि और कोई बन सकता है तो यहाँ से आप देखेंगे तो 17 में उद्देश्य की व्याख्या, 18वां अपने क्षेत्र में उदाहरण लेकर सार्वजनिक निजी क्षेत्र गतिविधियों में कार्यों की तुलना कीजिए। तो इसके आगे आपको पढ़ना है कि ऑप्शन नंबर प्रश्न क्रमांक 21 में चाहें तो आप याद कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो यह भी आपको कर लेना है। इतने क्वेश्चन है जो इस अध्याय से आपको पढ़ने हैं। अब हम आगे देखेंगे तो अब देखते हैं लोकतंत्र में राजनीति। यहाँ से आपको सत्ता की साझेदारी देख रहे हैं, तो इस सत्ता की साझेदारी में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न एक यही बनता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपको करना ही है, पहला प्रश्न करेंगे। इसके बाद आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले, तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखते हैं, दूसरा प्रश्न में क्या, भारत संदर्भ में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण देते हुए युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़ना, पहला और दूसरा करना है। तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। ठीक है, इतना प्रश्न आपको करना है। फिर इसके आगे देखेंगे तो आपको देखना है, तीसरा हो गया। 7वां प्रश्न देख लेना। 7वें प्रश्न में लिखा है बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। तो 7वां प्रश्न करना है, यानी इस अध्याय से आपको पहला, दूसरा और 7वां 3 प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पर देखो संघवाद से कौन से प्रश्न बनते वो देखिए। संघवाद से पहला प्रश्न बनेगा कि भारत में खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों को उपस्थित दर्शाइए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। इनकी आपको मानचित्र में जानकारी दर्शानी है, यानी सिक्किम कहाँ पर रहता है, मणिपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है। ठीक है, इस तरह से आपको इनको दर्शाना, गोवा कहाँ है ये आपको दर्शाने के लिए आएगा। तो यह IMP क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 2 भी कई बार पूछा गया, लेकिन इससे ज़्यादा आपको प्रश्न क्रमांक 1 करना है। ठीक है, पहले प्रश्न में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और यदि आपसे नक्शा नहीं पूछा जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 3, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। अभी हमने यह प्रश्न पहले अध्याय में भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यह तीसरा प्रश्न भी आपको करना है। फिर इसके आगे देखेंगे आपको प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, 5वां प्रश्न करना है। उसके बाद आपको 7वां प्रश्न करना है, 7वां प्रश्न करेंगे, और आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें 8वां प्रश्न, संघीय सरकार की विशेषताएं। ठीक है, तो इतने हैं जो आपको सामाजिक अध्ययन में पढ़ना। जितने भी अभी हमने क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप इन क्वेश्चनों को पूरा पढ़ेंगे तो आपको 100% है जो 90% चांस है जो यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी आपको क्वेश्चन पढ़कर त्रैमासिक परीक्षा में तो जाना ही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और आपके अन्य दोस्तों तक शेयर भी करें।